नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। बिहार चुनाव में एक के बाद एक खेल सामने आ रहे हैं। रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी ने घोषणा की है कि बिहार चुनाव में वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी पूरी सीटें जितनी बिहार में हैं सब पर वो चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के हिस्सा हैं, मोदी जी का हनुमान खुद को बता चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन बिहार में अगर अलग लड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या खेल है यह समझना अभी थोड़ा मुश्किल है। यह भी देखना होगा कि क्या वाकई 243 सीटों पर लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या फिर अभी घोषणा हो गई है उसके बाद मोदी जी का फोन वोन जाएगा और 243 की संख्या को घटाकर 23-24 कर दिया जाएगा। यह देखने वाली बात होगी। दरअसल नीतीश कुमार के साथ चिराग बाबू की नहीं पटती है। दोनों के बीच में कई बार ऐसे बयानों का आदान प्रदान हो चुका है जिससे लगता है कि इनका साथ आना मुश्किल है। दूसरी बात, अभी युवा हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में 100% का रिकॉर्ड रहा है। जितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी, सारी सीटें चिराग बाबू जितवाने में सफल रहे। तो एक उत्साह और सपना भी हो सकता है कि यार पिताजी तो बन नहीं पाए, मैं ही बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। फर्ज कीजिए कि उन्हें इतनी सीटें मिल जाएं कि किसी के साथ मिलकर सरकार बना सकें, तो फिर तो जो होता है इस तरह की राजनीति में वो होगा ही। वो शर्त रख ही सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तब जाकर मैं समर्थन दूंगा या तुम्हें सरकार में ले आऊंगा। किंग मेकर बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं, और कई बार किंग बनने के चक्कर में आदमी जोकर भी बन जाता है। तो चिराग पासवान जी का अंत में क्या होगा वो देखना होगा। ये एक स्मार्ट मूव है या फिर केवल एक पासा फेंका है उन्होंने, कल कोई और बात आई तो पलट जाएंगे। ये एनडीए में टूट की घटना है या सिर्फ बिहार में केंद्रित चिराग पासवान की राजनीति है, ये देखना होगा। बिहार की राजनीति में एक और मजेदार चीज हो रही है। ओवैसी साहब ने पत्र लिखा है कि मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। पिछली बार ओवैसी साहब लड़े थे, थोड़ा सा वोट भी लाए थे, कुछ सीटें भी ले आए थे, लेकिन गठबंधन को नुकसान तो उन्होंने ठीक ठाक पहुंचाया ही था। तो अगर गणित के हिसाब से देखिए तो ओवैसी साहब का आ जाना महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर गठबंधन में ओवैसी साहब आ गए तो जो हिंदू मतदाता हैं वो नाराज हो जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सॉलिड लॉजिक है, और मुझे नहीं लगता कि मनोज कुमार झा साहब का जो बयान था कि अगर वाकई इतनी चिंता है तो ओवैसी साहब बिहार में चुनाव नहीं लड़ें, ये कोई गुड टेस्ट में था। अब चुनाव लड़ने के लिए तो देखिए बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका दिल्ली में कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। हर पार्टी को यह हक है कि वो चुनाव लड़े। मैं इस बात के कभी समर्थन में नहीं रहा हूं कि आम आदमी पार्टी या इनसे या उनसे कहा जाए कि आप चुनाव न लड़िए। आम आदमी पार्टी ने भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिहार में 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी का बिहार में कोई आधार नहीं है। उतना आधार भी नहीं है जितना ओवैसी का है, आज तक सीट जीती नहीं है। लेकिन मनोज जी या दूसरे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से तो ये नहीं कह रहे कि आप चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन के ही वोट काटेंगे, उनसे तो नहीं कहा जा रहा। तो फिर ओवैसी साहब से यह कहा जाना कि आप चुनाव न लड़िए, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली कोई बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कहा यह जा रहा है कि गेंद तेजस्वी जी के पाले में है, तेजस्वी ही यह निर्णय लेंगे कि आखिर महागठबंधन में ओवैसी साहब को शामिल करना है या नहीं करना है। और अगर ओवैसी को वो महागठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो ओवैसी अलग से चुनाव लड़ेंगे। अलग से चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे कोई नहीं जानता। थोड़ा बहुत नुकसान तो हर सीट पर पहुंचाएंगे ही। इतना आप जान लीजिए कि विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 1000-2000 वोट भी बहुत होते हैं। अगर 2000 वोट भी इधर उधर हो गए तो आप चुनाव हार सकते हैं। हरियाणा से अच्छा एग्जाम्पल इसका आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा में कई सीटें ऐसी थी, 17 सीटें ऐसी बताई गई थी जहां कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने इतने वोट ले लिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। अगर वो बागी उम्मीदवार मैदान में नहीं होते तो कांग्रेस 17 सीटें जीत जाती और हरियाणा में सरकार भी बन जाती। लेकिन बागी लोगों को संभाला नहीं गया, उनसे बात नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई।
और उन्होंने कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं पाए थे। 2-5 लोगों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर 2000 से 5000 के बीच में वोट पाने वाले लोग थे। लेकिन इतने वोट, जैसा मैंने आपसे कहा, विधानसभा में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि जीतती हुई सीट आप हार जाते हैं। तो ओवैसी को लेकर क्या फैसला करेंगे तेजस्वी यादव, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा बिहार के चुनाव में। तीसरा खेल जो बिहार के चुनाव में चला, और मुझे लगता है कि वो हमारी राजनीति के सबसे गंदे होते जाने का सबसे गंदा उदाहरण है। सैनिटरी पैड बांटने की बात हुई। सैनिटरी पैड महिलाओं की हाइजीन के लिए बेहद जरूरी है। बाकायदा पैडमैन नाम की एक फिल्म बन चुकी है जिसमें अक्षय कुमार साहब जो थे वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और उसमें वो पैड बांटते हुए या पैड को, सैनिटरी पैड को महिलाओं के बीच में लोकप्रिय बनाते हुए देखे गए थे। और तब किसी ने आपत्ति नहीं की थी, सबने कहा था अच्छी बात है। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं जो खरीद नहीं सकती और जिनको सैनिटरी पैड यूज नहीं करने के कारण कई बार संक्रमण हो जाता है, दूसरी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, अगर उनको सैनिटरी पैड पहुंच जाता है तो ये तो अच्छी ही बात है। कांग्रेस ने इस तरह की पहलकदमी करने की कोशिश की, बल्कि पहलकदमी ली। पैड्स जो है, सैनिटरी पैड्स के पैकेट बनवाए गए और कांग्रेस कर रही है। राज्य में चुनाव है तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो हर झोले पर अपना फोटो लगवा देते हैं। तो अगर कांग्रेस अपने पैसे से सैनिटरी पैड बांट रही है और उस पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी है तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन नीचता की हद यह है कि कुछ लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर जिनकी तस्वीरें, जिनका अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ साफ सोशल मीडिया पे दिखता है, कोई रतन कुमार नाम के व्यक्ति हैं और भी कई लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया कि एक फर्जी वीडियो चलाई जिसमें यह दिखाया कि केवल सैनिटरी पैड के कवर पे नहीं, अंदर जो सैनिटरी पैड है उस पर भी राहुल गांधी की तस्वीर बनी हुई है। कितनी घटिया बात है। वैसे तो सीधी सी बात यह है कि किसी की तस्वीर कहीं बनी रहे, सैनिटरी पैड तो सैनिटरी पैड ही है, उसका उपयोग फायदा ही पहुंचाएगा। और दूसरी बात यह कि आप इतने घटिया स्तर पर उतर गए कि आपने फर्जी वीडियो बनाया और फर्जी वीडियो डालकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि युवा कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं उदय चिब, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और उसके बाद मुकदमा वगैरह हुआ है। अब गिरफ्तारी होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह का नीच कार्य जो है वो बताता है कि हमारी राजनीति का स्तर कितना गिरता चला गया है। और राजनीति का स्तर गिरा है तो उसमें चुनाव आयोग की भी अपनी भूमिका है, जिस पर बात किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूची के वेरिफिकेशन का काम शुरू किया था और जिस तरह से आधार को प्रमाण मानने से मना कर दिया था, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे थे, मेरे साथ जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मेरी उम्र में यानी 50 साल या 50 साल से ऊपर के हैं, ज़रा बताएं कि क्या उनके पास अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है? ज़्यादातर लोगों के पास तो अपना भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो उसको लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा था। कांग्रेस विरोध कर रही थी, आरजेडी विरोध कर रही थी, बहुत सारे और लोग विरोध कर रहे थे। एडीआर कोर्ट में गई है। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो बनाकर, एक लेख लिखकर बहुत डिटेल में बताया था कि ये कैसे गड़बड़ है। बारिश का मौसम, जब घर में रहना ही मुश्किल हो जाता है, आदमी इतने आंकड़े कहां से ले आएगा। बताया गया कि कई लाख स्वयंसेवक जो हैं वो बीएलओ बन गए हैं। आज की डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कई लाख स्वयंसेवक रातों रात इकट्ठा नहीं कर सकती। तो ये भी सवाल उठा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की सेवा ले रहा है चुनाव आयोग? कहां से बल्क में इतने सारे बीएलओ मिल गए हैं और इतने बीएलओस के बावजूद जो काम 2-2 साल में होता है वो 1 महीने में कैसे निपटाया जाएगा? ये सारे सवाल उठे और सारे सवालों के मूल में ये था कि क्या चुनाव आयोग इस नए नियम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहता है? हम पहले भी देख चुके हैं कि रिपोर्ट आई थी न्यूज़ लॉन्ड्री की जिसमें बताया गया था कि फडणवीस साहब की जो विधानसभा है उसमें इतने वोटर बढ़ गए जो बिल्कुल भी प्राकृतिक, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। तो क्या कहीं वोटर बढ़ा के, कहीं वोटर घटा के भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा रही है? विपक्ष के लोग जब चुनाव आयोग से मिले तो खबर यह आई कि चुनाव आयोग ने कहा यह नया चुनाव आयोग है। भाई, संविधान पुराना है तो चुनाव आयोग क्यों नया होना चाहिए? चुनाव आयोग का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। और इन सब सारी चीजों को, पुनरीक्षण के मामले को लेकर
लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई करने की बात की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है यह देखना होगा, लेकिन इसके पहले ही चुनाव आयोग ने आधार या फिर वोटर कार्ड को मान लिया था और यह कहा था कि बीएलओ से जैसे ही आपको गणना प्रपत्र मिलता है उसको तुरंत भर के दस्तावेज और फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराएं। यहां तक कि अगर आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा देना है। विज्ञापन आया अखबार में कि बिना फोटो या दस्तावेज के भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इतना सब करने की जरूरत क्या थी। शाम को एक्स पर पोस्ट किया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो पूरा मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे। जब लोग अफवाह फैला रहे थे, जब बाकायदा आपकी नोटिसें वायरल हो रही थी, तब आकर आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हकीकत तो यही दिखाई दे रही है कि जब विपक्ष का और जनता का दबाव पड़ा, खबरें आई कि गांव-गांव में जब बीएलओ जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हमारे पास आधार कार्ड है, उसके अलावा कोई और कागज नहीं है। उसके बाद से यह फैसला लिया गया, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस फैसले के बावजूद बिहार में वोटर लिस्ट वाला काम पूरी ईमानदारी से होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर निर्भर करेगा कि वहां के चुनाव में असल रिजल्ट क्या होंगे। तो बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम धीरे धीरे बीच बीच में उस पर अपडेट करते रहेंगे, कुछ एक्सपर्ट से भी बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारी ताकत बनिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।